ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मजबूरन बच्चों को हम देखते हैं भीख मांगते हुए सड़कों पे खड़े। गवर्नमेंट या एनजीओज कितना कुछ कर पा रहे हैं और कितना कुछ और करना चाहिए, ये बताएं उन पेरेंट्स कि जिन्हें लगता है कि बिहार में केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल ही एक फील्ड रह गया है, तो वहाँ भी आप दुनिया में से 50 में से एक हो सकते हैं। आपके जो फादर हैं या फिर घर में जो भी मेल्स हैं, उन्होंने देखा है मर्दों को, उनके अंदर जो डर है अपनी बेटियों को बाहर जाने देने का, वो इस कारण से आया है क्योंकि आपको वो सारी बातों का अंदाजा ही नहीं है। ऐसे 60% बच्चे हैं जिनको अभी पता नहीं है कि वो कितना अच्छा बोल सकते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, स्टेज पे नहीं चाहते। ये सबसे बड़ी कमी है एक स्कूल की कि उनका अगर एक भी बच्चा स्टेज पे नहीं जा पाया है तो विद्यालय की सबसे बड़ी गलती। बच्चे के अंदर इतनी समझ हो कि आगे चल के अगर उसके माता पिता भी इसको बोले कि तुम्हारी 14 साल हो गया, 15 साल हो गया, या फिर तुम बिगड़ गई हो, या जो भी रीजन देते हैं कि तुम्हारे अफेयर शुरू हो गए, या लड़कों को भी इस तरीके से बहुत सारा कि तुम भी बिगड़ गए हो, शादी कर देंगे, सुधर जाओगे। क्लास 7 का एक बच्चा जी, तो उसने बोला कि मेरे क्लास में क्या होता है कि एक तरफ लड़कियां बैठती हैं और एक तरफ लड़के बैठते हैं, और जब लड़कियां बदमाशी करती हैं तो जो टीचर है वो लड़की को ज्यादा नहीं डांटते, सॉफ्ट समझा करके छोड़ देते हैं। लेकिन जब लड़के कोई बदमाशी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पीटते हैं। एजुकेशन मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल, अगर हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, तो वो हर एक बच्चों तक पहुंचे, हर एक बच्चा स्कूल जाना चाहिए। प्रणाम, मैं निखिल प्रकाश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती रेजिडेंशियल स्कूल के पॉडकास्ट शिक्षा संवाद में। कहते हैं कि बेटियों को जब जब पंख मिले हैं तब तब उनकी उड़ानों ने हमारे सिर को गर्व से ऊंचा किया है। आज के पॉडकास्ट में हमारी मेहमान ऐसी ही एक बेटी है जिन्होंने गोपालगंज गांव से लेकर के ग्लोबल यूनिसेफ के 50 में से एक व्यक्ति बनने का सम्मान अपने पूरे गांव, अपने देश को प्राप्त करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रियेश्वरा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए देखते हैं ये पॉडकास्ट। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका शिक्षा संवाद में। एक छोटा सा इंट्रो मैंने अपने हिसाब से आपके बारे में लोगों को बताया, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना एक इंट्रोडक्शन। नमस्ते, मेरा नाम प्रियेश्वरा है और मैं हमेशा जो अपना परिचय है प्रभावशाली प्रियेश्वरा के रूप में देती हूँ, और मैं यूथ और एडोलेसेंट के साथ काम करती हूँ। हमारा एक इनिशिएटिव है बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स, जो कि मेनली फोकस करता है मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ऑफ यंग पीपल एंड एडोलेसेंट। जब मैं मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन का बात करती हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम चाइल्ड राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हमारे आसपास इतने सारे मुद्दे हैं, तो उन सारे मुद्दों में चाहे शिक्षा को लेकर के काम कर रहे हो या फिर जेंडर को लेकर काम कर रहे हो, इन सारे मुद्दों में जो है एडोलेसेंट और जो यंग पीपल हैं इनका भागीदारी हो। उसके अलावा मैं अशोका यानी चेंज मेकर, अशोका यानी चेंज मेकर उन युवाओं को दिया जाता है जो अपने समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके अलावा मुझे ग्लोबल बाइफेरियलिटी ग्लोबल यंग पीपल एक्शन डे, जो कि यूनिसेफ का एक ह्यूज एम है, जनरेशन अनलिमिटेड, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पूरी विश्व से 50 युवा को चूज किया जाता है और वो यूनिसेफ के एक तरह से एडवाइजरी के रूप में काम करते हैं। यूनिसेफ का जो भी युवाओं को लेके काम है उसमें एक इनपुट हम लोगों का रहना है कि क्या चीजें एक युवाओं का एक पर्सपेक्टिव जो बोले यंग पीपल का पर्सपेक्टिव हम इसमें ऐड करते हैं। जैसा कि आपने अपना नाम बताया, सही बात है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। प्रभावशाली प्रियेश्वरा, प्रभावशाली तो आप हैं जब आप दुनिया में से 50 लोगों जो चुनी हुई टीम है उसमें से आप एक अगर होती हैं तो ऑब्वियस रीजन है कि आप प्रभावशाली हैं। से आप बताएं हमारे दर्शकों को, और सबसे ज्यादा ये बताएं उन पेरेंट्स कि जिन्हें लगता है कि बिहार में केवल इंजीनियरिंग और मेडिकल ही एक फील्ड रह गया है, वहां भी आप दुनिया में से 50 में से एक हो सकते हैं। तो किसी ये सफर कैसे शुरू हुआ, क्या चुना, कैसे पहुंचे, थोड़ा बताएं।
ज़्यादातर हम, जब मेरे साथ भी ये था कि जब भी हम कैरियर का बात करते हैं तो या तो गवर्नमेंट जॉब देखो या फिर टीचिंग निकालो या फिर IAS IPS की तैयारी करो। बट मेरे लाइफ में 2009 में एक ट्रांजिशन आया। मेरे फादर का एक छोटा सा नहीं मतलब एक्सीडेंट हुआ था, और मेरे फादर टीचिंग बैकग्राउंड से है, मेरी मदर ने टीचिंग बैकग्राउंड से है, लेकिन वो वहीं जो गोपालगंज है वहीं पे रह के जो वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स है उसी में छोटा टीचिंग का वो वर्क कर। तो पापा का आना जाना रहता था पटना से गोपालगंज ऐसे, तो वो आए हुए थे 2009 में। उस टाइम पे जब वो वापस लौट रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम पे जो गांधी सेतु है वो भी ना अच्छे से, बिल्कुल एक ही लेन चालू था, जहाँ पे ट्रेन चालू था तो काफी दिक्कत थी और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी होते थे उस टाइम। बिल्कुल। तो उस एक्सीडेंट की वजह से पापा काफी टाइम लग गया रिकवर करने। तो मम्मी सोचे कि जब हम लोग काफी मतलब छोटे हैं तो सब मम्मी सोचे कि इनको मतलब अपने बच्चों को अकेले छोड़ने से अच्छा है कि पटना शिफ्ट कर। और जब पटना उन्होंने शिफ्ट किया तो बहुत मतलब यहाँ का जो सराउंडिंग है उसको देखा, यहाँ का जो एजुकेशन है उसको देखा। उसके बाद वो बोली कि अब मैं अपने बच्चों को यही रखूं, पीछे थी पर मैं अब यही पे रहा। पटना आने से पहले मुझे भी वही सेम माइंड सेट था कि ज्यादा से ज्यादा करना है तो जॉब में गवर्नमेंट जॉब का ही है। बट पटना आके इतनी सारी चीजें मैंने देखी और पूरा एकदम अलग ही एक वो पहले जहाँ पे मैं सेलिब्रेट करती थी, अगर उस टाइम पे मेरे एज की अगर कोई लड़की है और उसकी शादी फिक्स हो गई तो मैं भी सेलिब्रेट करती थी कि अरे इसका तो लाइफ अच्छा हो गया। जी उस टाइम पे वो भी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं ठीक से बना के रखना चीजें, जैसे कि रुमाल बना कढ़ाई बुनाई का काम कर रहे हैं, इस टाइप की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। अगर किसी लड़के का जॉब लग गया उस एज में ही, या मतलब वो जॉब कुछ खास नहीं, बेसिक जॉब वो बाहर जाता है, हो सकता है उसका एज 15 भी है 14 भी है, लेकिन वो बाहर जाके काम कर रहा है तो वो भी सेलिब्रेट किया रहे इसको तो जॉब मिल गया पैसा आएगा। तो उस टाइम वो नजरिया नहीं था ये देखने का कि अगर मेरी फ्रेंड का शादी हो रहा है तो वो चाइल्ड मैरिज है, या फिर अगर कोई मेरे आसपास का जो लड़का है वो काम करने जा रहा है तो वो चाइल्ड लेबर है। ये नजरिया उस वक्त नहीं डेवलप हुआ था। तो जब यहाँ पटना शिफ्ट हुए तो यहाँ पे ये सारा चीज देखना मैंने शुरू किया। सबसे पहले तो मेरा एक्सपोजर हुआ चाइल्ड राइट्स, क्या जब हम बाल अधिकार की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, तो उस लाइन में भी एक कैरियर है। अगर आप चाइल्ड राइट किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो अभी चाइल्ड राइट स्पेशलिस्ट होते हैं और NGO सेक्टर में वहीं से मैं मतलब जाना मेरा शुरू हुआ। NGO सेक्टर में आए तो फिर कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों से इंट्रोडक्शन। और एक संस्था है किलकारी, वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सिखाई जाती थी। तो उस वहाँ पे केवल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, पढ़ाई वहाँ नहीं होती, बस कंप्यूटर है या फिर स्किल्स सिखाएगा, स्किल्स या जो भी नाटक है, थिएटर है। तो वहाँ पे मैं जब भी अलग अलग वो सब्जेक्ट्स है तो वहाँ पे मैंने फोटोग्राफी सीखा, मैंने फिल्म मेकिंग सीखा। फिर वहाँ से जब मेरा 10th 11th 12th का फेज आया, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं क्या चूज करूँ। तो उस फेज में वहाँ पे क्योंकि मुझे इतना सारा एक्सपोजर मिला, उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मैं स्पोर्ट्स वुमेन भी बन सकती हूँ, बैडमिंटन खेल के। ये भी लगता था कि कंप्यूटर में भी आगे बढ़ सकती हूँ। फिर डांस भी मैं अच्छा करती थी तो लगता था कि डांसर बन जाओ। तो उस वक्त तो माइंड बहुत गठित था, लेकिन फिर फोकस हुआ कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है क्योंकि मेरा बोलने का जो स्किल है वो बहुत अच्छा है। तो फिर वहाँ से सिर्फ हुआ कि और साथ में फिल्म मेकिंग करना था, डॉक्यूमेंट्रीज बनाना था, तो इसलिए मैंने चूज किया था मास कम्युनिकेशन। तो वहाँ से फिर ये आया कि मास कम्युनिकेशन के बाद भी ये लगता है कि पटना पे क्या ऑप्शन है, ज्यादा से ज्यादा किसी मतलब यूट्यूब पे जा करके वीडियो बना लेंगे, पत्रकारिता कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे देखें तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है। कम्युनिकेशन में आप कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, कैंपेन डिजाइनर बन सकते हैं, या रिसर्च में आप अपना कैरियर डेवलप कर सकते हैं,
रिपोर्ट राइटिंग जो संस्थाएं हैं उनके साथ कर सकते हैं। और जो संस्थाएं होती है वो दोनों तरीके से होती है, गवर्नमेंट की भी होती है और नॉन गवर्नमेंट की, नॉन जो एनजीओ। तो दोनों तरह की संस्थाएं होती हैं। और अगर आप अपने आप में उतना स्किल डेवलप कर लेते हैं तो काफी अच्छा अर्निंग रहता है। बिल्कुल प्रभावशाली और आप पैसा भी खूब कमा रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमारा देश जो है 140 करोड़ लोगों का अप्रोक्सीमेटली, ज्यादा ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। इस बीच में एक शब्द आता है चाइल्ड राइट्स। एक ऐसे देश में जहाँ पे बहुत आज़ादी के 78 वर्षों के बाद बहुत सारी चेंजेस हम लोगों ने देखे, बहुत बदलाव हुआ है इस देश में। ये देश बहुत बड़ा हुआ और रोज बड़ा हो रहा है, मगर फिर भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मजबूरन बच्चों को हम देखते हैं भीख मांगते हुए सड़कों पे खड़े। गवर्नमेंट या एनजीओज कितना कुछ कर पा रहे हैं और कितना कुछ और करना चाहिए? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और एनजीओ तो कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ एक इंडिविजुअल का एक्शन भी मैटर करता है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर एनजीओ काम कर रहा है या गवर्नमेंट काम कर रहा है तो कल इसको इस विषय पे काम करना ना पड़े, क्योंकि ये विषय ना मतलब इतना डेवलपमेंट हो चुका हो कि इतनी ज्यादा लोगों की सोच और समझ बन चुकी हो कि वो अपने घर में एक चाइल्ड लेबर नहीं रखता, या फिर अपने आसपास में अगर चाइल्ड लेबर होते हुए देख रहे हैं या चाइल्ड मैरिज होते हुए देख रहे हैं तो वो रोक सके। तो अभी जो हम काम करते हैं बच्चों के साथ, उसमें यही है कि बच्चे के अंदर इतनी समझ हो कि आगे चल के अगर उसके माता पिता भी इसको बोले कि तुम्हारी 14 साल हो गया, 15 साल हो गया, या फिर तुम बिगड़ गई हो, या जो भी रीजन देते हैं कि तुम्हारे अफेयर शुरू हो गए, या लड़कों को भी इस तरीके से बहुत सारा कि तुम भी बिगड़ गए हो, शादी कर देंगे, सुधर जाओगे, तो इन सारे रीजन को वो बोल सके, ठुकरा सके कि नहीं मेरे लिए ये सही नहीं है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, या फिर मैं कुछ करना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, मैं शादी नहीं करूँगा, या फिर मैं अभी चाइल्ड लेबर नहीं करूँगा। तो ये समझ खुद में डेवलप हो जाए। तो अभी तो बहुत बाकी है चीज़ें करना। अभी हम लोग देखते हैं इस स्ट्रीट चिल्ड्रन है, वो हर रोज देखते हैं कि स्टेशन से जा रहे हैं, एक मॉल के आगे अगर आप खड़े होते हैं तो कितने सारे बच्चे आके आप, तो ये काम तो अभी बहुत बाकी है। उसके अलावा एजुकेशन में भी बहुत काम बाकी है। एजुकेशन मतलब इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल, अगर हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, तो वो हर एक बच्चों तक पहुंचे, हर एक बच्चा स्कूल जाना चाहिए जो कि अपनी नहीं गया। तो जो बच्चों को चाइल्ड मैरिज करना या फिर कमाने के लिए भेज देना, उससे मतलब पेरेंट्स में ये समझ में आया कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो कल जाकर के वो मतलब उससे बेटर लाइफ, क्योंकि ये जो यूथ फेज है, किशोरावस्था में या एडोलेसेंट का जो एक फेज है, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है हमारे सीखने के लिए। हाँ, जैसा हमारा माहौल होगा, जैसा हमारा स्कूलिंग होगा, और जिस तरीके से उस पे हमें उसी पे निर्भर करता है कि हम कितना सक्सेसफुल बन पाएंगे। अगर इस वक्त हमें वो सारी सुविधाएं मिली गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एनजीओज की तरफ से कि अच्छे से एजुकेशन मिला, अच्छे से बाकी जो बेसिक राइट्स हैं जैसे कि न्यूट्रिशंस है, मतलब खाने की, अगर वो सारी चीजें अच्छे से हुई तो एक बोलते हैं कि वो एक बच्चे का डेवलपमेंट होगा हर तरीके से, शारीरिक, मानसिक हर तरह के। इससे एक पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे एक बड़े भाई हैं राहुल जी, IES हैं, उनके साथ पॉडकास्ट हम लोग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि सड़कें जो सरकार के द्वारा पास कर दी जाती हैं वो भी पूरी नहीं बन पाती हैं। उसके पीछे एक कारण होता है कि सरकार में जब असंस्कारी लोग बैठे होते हैं, संस्कार से उन्होंने इस चीज को ऐसे जोड़ा था कि एक वस्तु मेरी है जो मेरे लिए आई, मैं जितना काम करूंगा मुझे उसका उतना फल मिलेगा, लेकिन मेरी मंशा हो जाए कि मैं काम करूं और काम कम करूं और फल ज्यादा लूं, तो वहां पर मैं अपने आप को असंस्कारी घोषित कर सकता हूं अपने मन में। उनका कहना था कि जब सरकार में असंस्कारी लोग आ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो सरकार चाहते हुए भी नहीं करा पाती है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश की शिक्षा।
प्राइवेट स्कूलों का, हम एक प्राइवेट स्कूल में बैठे हैं और हमारा अस्तित्व ही इसीलिए है क्योंकि सरकार के द्वारा वो चीजें अच्छे से पूर्ति नहीं की जा रही हैं। सारे प्राइवेट स्कूल सिर्फ कमाई करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। बहुत सारे, मतलब मैं अपने आप को इस चीज में नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि आप अपने मन से अपने आप को बोल रहे हैं, तो हमको असाइड कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो बिल्कुल बिना किसी प्रॉफिट को सोच में रखते हुए बेहतर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अच्छा करते हैं और बहुत ही जगहों पर ऐसे ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जहां पर उनका शिक्षा पाना या फिर उनका उस क्लास में जाकर के बैठना भी संभव नहीं। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को जो सबसे ज्यादा अभी जरूरी है वो बेटर एजुकेशन। आपको क्या लगता है? हम लोग दोनों एक ही पक्ष पे चल रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा शिक्षा से सोच बदलती है, तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन पे काम करना, अब वो चाहे गवर्नमेंट करे या फिर हम करें बिल्कुल जो भी करें, तो और एजुकेशन पूरी तरीके से बिल्कुल हर चीज का। इवन आज के दौर में जो सीबीएसई अब लेकर के आई है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे पास आने वाली है, इन पॉलिसीज में सरकार ने इन चीजों को ऐड करा है कि आप स्किल्स सिखाएंगे बच्चों को, छोटे छोटे स्किल्स जो भी आप सिखा सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड हो या फिर आपको क्राफ्टिंग हो, किसी भी तरह के स्किल्स आपको ऐड ऑन करने हैं, उन बच्चों को सिखाना है ताकि भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर कुछ ऐसी विषम परिस्थिति आती है, 12th के बाद वो बच्चा अगर नहीं पढ़ पाता है, उसके पास कुछ नहीं होता है साधन, तो वो कुछ करके, कुछ उन स्किल्स का यूज करके कुछ 4 पैसे कमा ले ताकि वो आगे बेटर पढ़ाई कर सके या फिर अपना जीवन बेहतर कर सके। तो बदल तो हम रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 78 सालों में हम बहुत आगे आए हैं और बहुत आगे जाना है, और इसमें आपके जैसे प्रभावशाली प्रियश्वराओं की, बहुत सारी प्रियश्वराओं की जरूरत है। तो आपको क्या लगता है, आप अपने जैसे और कितने लोग बनाने में कहाँ तक पहुंच पाए हैं? हाँ भाई, कहाँ तक पहुंच पाए ये बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन निरंतर लगे हुए हैं। और मेन मकसद यही है कि जो हमारा यूथ में हुआ है, में कोई लिमिटेड नहीं है, वहाँ पे आप कॉलेज से जुड़े हुए बच्चे हैं और भी बहुत सारे स्कूल से जुड़े हुए हैं, मतलब वो जो है वो 8 साल से लेके 25 साल ये जो युवा और बच्चे और एडोलेसेंट है वो उससे जुड़े हुए हैं। क्या करते हैं मैम ये बच्चे वहाँ पे आपके साथ, मतलब आप क्या करा? इससे हमसे जुड़ के उनका यही होता है कि हम एक एक्सपोजर देते हैं। जब मैं कॉलेज में गई और मेरा जो स्टूडेंट हुआ था, ऑफ कोर्स मुझे कंप्यूटर पढ़ाया जी, और क्योंकि मैं थोड़ी सी मतलब अपनी पेरेंट्स में थोड़ा सा इसमें थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जब इनको लगा कि अपॉर्चुनिटी है तो इन्होंने छोड़ा कि हाँ जाओ सीखो। बिल्कुल ये नहीं कि लड़कियों तो बाहर मत जाओ या फिर मतलब कई बार ऐसा होता था कि 5 बजे से ज्यादा लेट हो रहा है, तो नहीं कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नहीं था कि 5 बजे घर आना ही है तो आना है, ऐसा नहीं। तो मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिला सीखने का, कंप्यूटर सीखने का, तो मैं सीखी। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मेरी मम्मी को ऐसा था कि मुझे अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखानी, तो मैं इनफ स्किल होकर भी गई थी। 11th-12th में मैं इनफ स्किल होकर गई थी कि मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। लेकिन मेरे आसपास जितने मेरे फ्रेंड्स थे या इवन कॉलेज में भी लास्ट ईयर तक ऐसा रहा कि जब उनको इंटर्नशिप करना था तो वो सोच में पड़ जाते थे कि यार मुझे तो कंप्यूटर चलाने आता नहीं है, मुझे पीपीटी बनाने आती है, कैसे बने, कैसे करेंगे। और जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं, तो एक बेसिक सा सीवी भी नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ये चीज रियलाइज हुआ कि जो मैं अपने साथ इन सबको जोड़ करके वो एक्सपोजर क्यों ना दूं जहाँ पे वो ये चीजें एकदम स्क्रैच से सीख सकते। हाँ, तो जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे टास्क मिलते हैं। जैसे मैं कोई प्रोजेक्ट ले रही हूँ तो उस प्रोजेक्ट में आपको रिपोर्टिंग भी करनी रहती है, फिर आपको उसका मैनेजमेंट भी देखना, उसके डॉक्यूमेंटेशन मतलब वीडियो फोटो वगैरह भी देखना रहता है। तो मैं एक तरीके से जब हम कैंपेन करते हैं, कैंपेनिंग का एवरी पार्ट और उसमें जो जिस चीज पे कैपेबल है उसके अनुसार भी एंड करते हैं, और जो लाइक एकदम रॉ है, यानी कि अगर आप वही सीखो फिर भी आप जो
अगर मैं कर रही हूँ तो आप मुझे देख रहे हो ना कि बिल्कुल। ये चीजें ऐसे, आप ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप करते तो यही एक रहता है सबको साथ में जोड़ने का। तो अभी कभी कुछ से पीछे हम लोगों ने, जी बिल्कुल, ये जो आशियाना पे लगा हुआ एक पिन, हाँ, तो उसमें हम लोगों ने किया था, तो उसमें मैंने ईद को जोड़ा था। उसके अलावा ये से 3 चिल्ड्रंस डे पे जब होता है तो इसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं मैनेजमेंट वगैरह में। तो और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो स्पेस मिलता है जहाँ उनको बिना जज किए, अगर हम स्किल्ड नहीं हैं और मुझे अगर कुछ नहीं आ रहा है तो मैं बहुत बार शर्माती भी हूँ, मैं पब्लिकली जा करके वो चीज़ें नहीं करती। लेकिन वहाँ पे हम एकदम स्क्रैच से ला रहे हैं तो उनके जैसे और भी ऊपर हैं तो वो ओपनली ही सीखते हैं। मतलब उनको ये नहीं सिखाएगा कि मुझसे ज़्यादा सीखी मुझसे कम, ऐसा नहीं, सब वो करते हैं और सब खुद से चीज़ें करके, एक वो है लर्निंग बाय डूइंग। तो वही चीज होता है कि करते हुए सीखना। बिल्कुल, हमें भी ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी को सिखाने का कि आप उसको करके देखें। इससे बेहतर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उसमें सीखेंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन सीखेंगे, इस बात की गारंटी होती है। बिल्कुल, इसके साथ साथ थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज बिल्कुल होता है। माहौल से निकल के आ रहे हो जहाँ ऐसा माहौल है कि लड़के लड़कियां साथ में नहीं चल सकते हैं, या फिर आपको इंफीरियरिटी फील कराया जाए। बिल्कुल, उस माहौल से जब आप ऐसी स्पेस में आते हो जहाँ भी सारे मुद्दों पे बात होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज बिल्कुल होना भी चाहिए। अगर भारत को आगे जाना है तो ये जरूरी है कि इस देश के जितने भी लोग हैं, लड़के हों लड़कियां हों, ये जेंडर बायसनेस छोड़ करके एक साथ मिल करके आगे बढ़ना होगा। अशोका यंग चेंज मेकर अवार्ड मिला आपको, ये तो बहुत खुशी की बात है। गोपालगंज से लेकर के और यहाँ तक का सफर इतने सारे, और इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पेरेंट्स का आपके प्रति पॉजिटिव होना, आपको सपोर्ट करना, आपको खुली छूट देना। ये अशोका से पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। पहले जैसे आजकल भी हम लोग देखते हैं, आजकल इंस्टाग्राम का जमाना, बच्चे रील्स देखते हैं, बच्चे रील्स बनाते हैं, और बच्चे बड़े क्या, जिनके हाथ में मोबाइल फोन्स हैं वो सभी आज सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया के उपयोग करने से जो पता चलता है, अगर देखेंगे इस चीज को, तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है। ऐसा रील्स भी दिखाते हैं, अगर देखेंगे तो बहुत सारे इमोशनल पोस्ट देखते हैं कि हम अपने पापा को गले तक नहीं लगा पाए, ऐसे भी बहुत सारे। अब चूंकि जहाँ से हम आते हैं, हमारे और हमारे पिताजी के संबंध बहुत मधुर, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और मुझे यहाँ तक जो भी मैं सीख पाया हूँ सब कुछ उनका सिखाया हुआ है। एक एक चीज, बेटा कैसे बात करनी है, व्यवहार किसको कहते हैं, आपके लिए कोई क्यों खड़ा रहेगा, आपको कैसे लोगों के साथ जोड़ना है, कैसे उनकी मदद करनी है, कैसे अपने आप को उनकी मदद करने के लायक बनाना है। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, वहीं जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ जो मेरी उम्र के दोस्त हैं, उनके पापाओं से बात नहीं होती। ये कम्युनिकेशन गैप मास कम्युनिकेशन से कैसे ठीक करें? ये कम्युनिकेशन गैप मास कम्युनिकेशन के अलावा खुद से ठीक करता हूँ। आई थिंक मेरे घर पे जी लेडी थी, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के पहले, क्योंकि मम्मी ने इतना संघर्ष किया था, तो वो अपने संघर्ष के बदौलत इनका इतना सोच डेवलप हुआ था कि इनको था कि पीछे अपने बच्चों को नहीं। लेकिन कई बार होता है कि फैमिली में कोई बोल रहा है, या फिर मेरे फादर भी हैं, उनकी तरफ से थोड़ा सा रुकावटें रहती थी। लेकिन एक चीज जो मैंने शुरू की वो ये था कि खुल के बात करना। अगर मुझे कहीं जाना, मेरा सिलेक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस पे गई, तो अगर मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं जब फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाली थी, अलीगढ़ था, उस टाइम पे मेरे पापा का था कि नहीं बाहर नहीं जाने देना है, लड़की जात हो, कोई अगर मम्मी या पापा में से कोई नहीं जाएंगे तो तुम नहीं जाओ। मैंने वहाँ पे क्लियरली रखा हुई बात को कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है, और मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ है, और मैं पहली बार पटना से कहीं बाहर जा रही हूँ कि मुझे जाना है। तो ये क्लियरली रखा। मम्मी ने पूछा कि तुमको जाने से क्या मिलेगा, मैंने बोला कि प्रोजेक्ट है, अगर सिलेक्शन होता है तो एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, और उसके अलावा मैं अगर उसमें आगे कुछ करना चाहती हूँ तो कर पाएंगे। और उस टाइम पे
वहाँ पे बहुत और भी लोग आए हुए थे कुछ, क्योंकि वो जो साइंस जो कांग्रेस, साइंस कांग्रेस जो है, साइंस कांग्रेस है, वो बहुत पहले से वेल रिकॉग्नाइज्ड है। बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जाते हैं, और अगर आप गलती से उनकी साइट पे पहुंचे तो आपको ऐसा देख के लगेगा कि सच में हम इसी भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ पे चाइल्ड लेबर है एक तरफ, और एक तरफ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं जो मतलब सोच से परे लगता है। कभी कभी लगता है कि क्या सच में संभव है कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं 10 साल 12 साल के, जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं जो इंसान सोच नहीं सकता। तो सही बात है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी वहाँ आपके जाना आपका। और दूसरी जगह मैं ये पापा या मम्मी को अगर मैं अपनी बात नहीं रखती और मैं मान जाती अरे मम्मी तो मना करती है, जाने तो नहीं जा पाएंगे, हार मान जाते, तो होता नहीं। तो मैंने आगे बढ़ के मैंने खुद भी बात की, मैंने अपने टीचर से भी बात करवाया कि मेरे मम्मी पापा अगर मतलब ऐसे बोल रहे हैं, प्लीज आप एक बार गारंटी एक चीज कि मैं जा रही हूँ, तो आप, क्योंकि टीचर एक हैज अ मेंटर साथ में जाते हैं तो एक सुरक्षा का गारंटी है, तो क्योंकि फर्स्ट लेवल पे एकदम से तो नहीं छोड़ सकते। तो वहां पे जब मैंने अपनी बात रखी तो एक बार दरवाजा खुला कि हाँ जाओ। उसके बाद फिर मेरा मतलब मैं और भी स्टेज पे गई, और भी जगह गई, तो वो चीज, वो दरवाजा, वो चाबी जो थी वो तभी खुली जब मैंने बोला। Here comes the importance of communication. आप बात करेंगे, आपकी बातें मानी जाएंगी, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मुझे ये करना है, मैं अपने पेरेंट्स को वो चीज, वो बात समझानी पड़ेगी कि मुझे ये क्यों करना है, बिल्कुल, पीछे क्या रीजन। दूसरा कारण एक ये भी होता है कि बीइंग अ फादर, जैसे मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, और जैसा मैंने अभी तक समाज को देखा है और हाल फिलहाल में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, ये शुरू से ही होती रही हैं। आजकल जमाना ऑनलाइन है तो ये सारी चीजें फैलती हैं, लोगों को पता चलती है, ये बातें पता चलती है। पहले बहुत सारी बातें दबा दी जाती थी, दब जाती थी, बच्चियां डर के नहीं बताती थी। तो जिस आपके जो फादर हैं या फिर घर में जो भी मेल्स हैं, उन्होंने देखा है मर्दों को, उनके अंदर जो डर है अपनी बेटियों को बाहर जाने देने का, वो इस कारण से आया है क्योंकि आपको वो सारी बातों का अंदाजा ही नहीं है जो लड़की या फिर मर्द जो लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, या फिर जैसा वो सोचते हैं वो एक मेल ही जानता है, जो सामने वाला सोच रहा है वो कभी एक फीमेल को समझ में नहीं आता। ये एक सबसे बड़ा डर रहता है किसी भी बाप का या फिर किसी भी भाई का, कि वो नहीं चाहता है कि उसकी बहन या फिर बेटी किसी भी ऐसी जगह पे जाए जहां पर उसका बस ना हो, उसका कंट्रोल ना चले। तो एक ये डर होता है। अब हाँ, इसके ऊपर लेकिन एक ये है कि इस बात को, ये बातें एक ऑप्शन है, इसको सोच नहीं बना सकते हैं। आपको आगे आने देना होगा, ये माहौल क्रिएट करना होगा कि आज़ादी सबको रहे। हमें बेटियों से ज़्यादा अपने बेटों को ये समझाना पड़ेगा कि आज़ादी सबका अधिकार, वो जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे रह सकती। आपके घर में जैसे आपकी बहन बेटियां हैं, वैसे ही समाज में रोड पे चलने वाली हर एक बच्ची है। आप हमें अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी होगी। खैर, और ये शिक्षा दोनों, लड़के और लड़की दोनों को, बिल्कुल, कम्युनिकेशन इसीलिए तो जरूरी है। कल परसों एक था डिस्कशन था, ओपन डिस्कशन था, पार्टिसिपेटिव डिस्कशन, और उसमें क्लास 7 का एक बच्चा जी, तो उसने बोला कि मेरे क्लास में क्या होता है कि एक तरफ लड़कियां बैठती हैं और एक तरफ लड़के बैठते हैं, और जब लड़कियां बदमाशी करती हैं तो जो टीचर है वो लड़की को ज्यादा नहीं डांटते, समझा करके छोड़ देते हैं। लेकिन जब लड़के कोई बदमाशी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पीटते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको लगता है कि जो लड़कियां हैं वो तो बेचारी हैं, उनको तो छोड़ दिया जाता है, वो तो बहुत सॉफ्ट है, मार पिटती है। तो वही जब बड़े हो जाते हैं तो वो एक रिवेंज का हो जाता है कि उनको तो किसी ने तंग नहीं किया तो हम इनको तंग करेंगे। अब ये चीज निगेटिव आ जाता है। जब ये बात उस बच्चे ने बोला तो ये उस पूरे डिस्कशन में कितना बड़ा इम्पैक्ट किया कि मतलब जहाँ से हम हैं, चाहे वो हमारा घर चाहे हमारा स्कूल हो, बात वहीं से शुरू। बिल्कुल, तो ये बात आप सही कह रही हैं। जैसे छोटी उम्रों में भी देखेंगे तो घर में बच्चा और बच्ची अगर दोनों है तो बच्ची की बदमाशी डांट तक खत्म हो जाती, क्योंकि वो रोने लगती थी, यहाँ डांट दिया रोने लगी, छोड़ दी, बच्चा रोया नहीं, क्योंकि बच्चों को सिखाया भी जाता है तो लड़का है तुम कैसे रो सकता है, तो बचपन से आ रहा होता है। अब तुम जब तक रोगे नहीं तब तक पेरेंट्स तुमको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बदमाशी की है तुमने, मार तो पड़ेगी। वो मार कब तक पड़ेगी? जब तक तुम रोगे नहीं। बेसिक ये होता है कि अगर इंसान रोने लगता है तो कष्ट में है, आपको रियलाइजेशन हो गई है कि भाई आप ये गलती दोबारा नहीं करेंगे,
तो बहनों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि पापा डांट के चले जाते हैं, और भाइयों के साथ ऐसा होता है कि हम पिटते हैं, फिर हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं होते। तो बात तो ये आपकी सही है, बहुत इम्पैक्टफुल है कि ये इतनी छोटी सी बात है लेकिन सही बात है। अगर किसी के जहन में रह गई हैं ये बातें, किसी को, वो कहते हैं ना कि चाइल्डहुड ट्रॉमा, आजकल एक टर्म भी है नया ये, कि आपको बचपन में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जो कि बाद में आकर के आप उसको झेल रहे हैं। तो ये बात बहुत सही है और ये पहुंचनी भी चाहिए दर्शकों तक भी। आप ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों और बच्चियों दोनों को बराबर डांटें। जैसे कि रेशियो जो हम लोग देखते हैं, हमारे यहाँ भी जो बच्चों का रेशियो है वो 90% और 10% का है। बच्चे 90% हैं और बच्चियाँ 10% ही। एक थोड़ा सा ये भी लगता है कि बच्चियों को लोग पैसे दे करके नहीं पढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे दे के नहीं पढ़ाना चाहते हैं, और जितने भी स्कूल्स हैं ये रेशियो सेम है। अगर आप सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहाँ की बच्चियाँ घर में झाड़ू पोछा चूल्हा चौका कर रही होती हैं, और अगर प्राइवेट स्कूल्स में देखें तो उतना पैसा नहीं खर्च करना है तो उनको सरकारी में भेज दिया है, या फिर उनको ऐसी जगहों पे भेज दिया है जहाँ पे वेल ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हैं, जहाँ पे बेहतर व्यवस्था। जैसे स्कूलिंग का एक बहुत बेसिक नियम है कि आपको एक स्कूल रन करने के लिए आपको बेहतर टीचर्स चाहिए, जिन टीचर्स को आपको बेहतर सैलरी देनी, तो सैलरी के लिए आपको फीस लगती है। ये फीस अगर गवर्नमेंट दे रही होती है तो सरकारी नौकरी उनकी मानी जाती है। वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे किसी चीज़ का डर नहीं होता। अब बहुत सारे बदलाव आए हैं, दिल्ली सरकार को देख लें या फिर हमारी सरकार में के पाठक सर को देख लें, जब से वो आए हैं तब से बहुत बेहतर हुई है शिक्षा, और लोगों का पहुंचना, टाइम पे पहुंचना, अटेंडेंस लगाना, बच्चों का ध्यान रखना, मिशन दक्ष का होना, ये सारी चीजें बिहार को मजबूत कर रही हैं। और बहुत जरूरी है कि उनके जैसे और उनसे बेहतर अधिकारी हर एक क्षेत्र में आए, सरकारी नहीं प्राइवेट में भी आए, वहां भी देखें किस तरह की दांगलियां चल रही हैं। जैसे एक बहुत छोटी सी बात है, प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें क्यों चलाएगा स्कूल, कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें क्यों चलाएगा? एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब करती है किताबें, आप पढ़े मैम, इतनी सुंदर किताबें हैं वो। उनका प्रीफेस पढ़ के ऐसा लगता है कि वो कहता है, एनसीईआरटी कह रहा है कि मैंने ये किताब जो आपको चलाने के लिए दी है, मैं कतई नहीं चाहता हूं कि ये बच्चे इस किताब को रटें, आप उनको समझाएं, प्रैक्टिकल करके दिखाएं, उनको ग्राउंड में लेके जाएं, फूल पत्तों से मिलवाएं, सब कुछ करके दिखाएं। लेकिन किसको फुर्सत है, 4 घंटे का स्कूल चलाना है, छोड़ देना है, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती। हम थोड़ा प्रिविलेज महसूस करते हैं, हमारे पास समय ज्यादा है, बच्चे ज्यादा देर रहते हैं, बहुत सारी चीजें कर पाते हैं। खैर वापस आते हैं, हम लोग अशोका पे थे, मैं थोड़ा भटक जाता। तो ये अवार्ड तक कैसे पहुंचे मैम आप? तो अशोका यंग चेंज मेकर एक ऐसा रिकॉग्नाइजेशन है और अवार्ड है जो कि उन बच्चों और किशोर को दिया जाता है या फिर यूथ को दिया जाता है जो कि अपने समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई पहल शुरू किया है, या फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई साइंस प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि समाज के लिए कुछ अच्छा है, फॉर एग्जाम्पल एक ईट वाला प्रोजेक्ट, प्लास्टिक से ईट बना के फिर प्लास्टिक का रीयूज हो गया, बिल्कुल, उसको ईट बना रहे हैं, तो रोड या कहीं भी यूज हो सकता है, कई जगहों पे यूज है पाइप। या फिर ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें आप आर्सेनिक फिल्टर जैसा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें पानी से ऐसे मिनरल्स को आप हटा रहे हैं जो हार्मफुल है। जैसे बिहार का एक है बक्सर साइड वाला एरिया या कुछ वैसा, मैं जगह बोल रहे हैं, हाँ, कुछ मतलब बिहार के कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ आर्सेनिक ज्यादा पाया जाता है जमीन में, तो ऐसा उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। या उसके अलावा कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अवेयरनेस आ रही है, जैसे शिक्षा के प्रति अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं समाज में, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सपोर्ट कर रहा है जेंडर इक्वालिटी के लिए, या अभी क्लाइमेट को लेके बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो क्लाइमेट को लेके अगर आप कोई सॉल्यूशन वाला काम कर रहे हैं या माइंडसेट से करने का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके का अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए अशोका यंग चेंज मेकर दिया जाता है। और वो एक ऐसा भी मंच है जहाँ पे आपको एक तरीके से पुश मिलता है, वहाँ आपको मेंटरशिप सेशन मिलते हैं। उसके अलावा आपको अगर आप अपना पहल को और आगे ले जाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, फंडिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज है, रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस वगैरह है, ये सारे टीम पे वो आपकी मदद है। बहुत बहुत बधाई हो आप इस अवार्ड के लिए पहले तो, और हम चाहेंगे कि आपके जैसी बहुत सारी प्रभावशाली प्रेसवर आए, आपकी मुहिम से जुड़ करके और निकले। और सही बात है, आपको बहुत जरूरी है कि बदलाव हो, बदलाव हमारे और आपके चाहने से आता है। और आपको बुलाने का एक सबसे बड़ा कारण था ना कि मैं चाहता था हमारी जो जनता है, हमारा जो समाज है, जो हमें देखता और सुनता है,
उनको ये पता चले कि आपके पास एक ऐसा फील्ड है जो बहुत अनटच्ड है बिहार के लिए, और इसको केवल इसलिए जाना जाता है कि अगर आप मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको न्यूज़पेपर में एंकर बनना है। अगर यहाँ का माइंडसेट पढ़ें तो ठीक है। आपको बुलाने का एक सबसे बड़ा कारण है कि ये जो पट्टी लगी हुई है ना समाज के ऊपर, इसमें बदलाव लाना है कि नहीं। इसके साथ आप अगर मास कम्युनिकेशन करते हैं तो आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। आप मैम बताइए उसके बारे में, वो जो आप रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे यूनिसेफ का एक एग्जांपल लेके जो पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे कि ये क्या काम होता है आपका। जैसे मान लीजिए यूनिसेफ ने आपको अप्रोच किया किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, आप प्लीज बताएं कैसे काम करता है। तो कोई भी जब संस्था कोई काम करती है, चाहे वो सरकारी संस्था हो या फिर गैर सरकारी संस्था हो, तो प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे कैंपेन चलते हैं। कैंपेन का फॉर एग्जांपल पोलियो के लिए जो चला, दो गुम जिंदगी के, तो वही जिंदगी, तो वो एक पूरा कैंपेन हुआ। या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर हमने जो दहेज के खिलाफ मानव चलाए, वो ये सारे कैंपेन्स होते हैं। तो जब हम डेवलपमेंट सेक्टर में जाते हैं तो इस तरीके की बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, और वही सारे जो काम जो हो रहा है इनका डॉक्यूमेंटेशन होता है। हर एक पॉइंट पे डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो उसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का अलग अलग तरीका होता है। रिटन डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर वीडियो डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो और अगर आप इसमें जुड़ते हैं तो एक पूरा सेक्टर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, और इस सेक्टर में आप अलग अलग पहलुओं में जाके काम करते हैं। आप किसी संस्था का रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं किसी संस्था में, फिर आप रिसर्च कर सकते हैं किसी संस्था के साथ, फिर आप सर्वे कर सकते हैं किसी जो भी कार्यक्रम होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट आपका ऐसे नहीं आता है, सर्वे के बेस पे आता है। पहले ग्राउंड पे जाके स्टडी होती है कि उस प्रोजेक्ट की नीड है वहाँ पे या नहीं नीड है, तो आपको सर्वे स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम लीड, ये इस तरीके की जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, पोजीशंस है, उस पर आप जा सकते हैं। तो आप इसके लिए मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन करने के साथ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, सोशल वर्क भी कर सकते हैं। मास्टर्स इन सोशल वर्क और बैचलर इन सोशल वर्क होता है, वो भी कर सकते हैं। तो ये तो केवल एक सेक्टर का मैं बता रही हूँ, इसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं। तो मतलब ये हो गया आपका डेवलपमेंट सेक्टर, जहाँ पे एनजीओ काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपका हो जाता है क्रिएटिव फील्ड, जहाँ पे हम लोग फोटोग्राफी करते हैं या फिल्म मेकिंग कर रहे हैं या थिएटर कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। उसके अलावा टेक्निकल अगर बोले तो आजकल एआई का भी बहुत ज्यादा स्कोप है अगर आगे बढ़ते। बिल्कुल। और अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल है तो आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप अगर एक्सेल स्पेशलिस्ट हैं तो एक्सेल के लिए बहुत जगह नीड होगी। बिल्कुल बिल्कुल। डाटा हैंडलर, डाटा एंट्री बहुत बड़ी नीड है, हम भी परेशान हैं। एक्सट्रैक्ट भी करना डाटा, बिल्कुल। डाटा साइंटिस्ट भी होते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा बाहर निकल, उसके अलावा आप अपना खुद का भी कुछ शुरू कर सकते हैं। आजकल मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपके पास कुछ ऐसा आइडिया है तो आप बिजनेस के साथ साथ अपना संस्था भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे मुद्दे पे काम करना चाहते हैं तो आप संस्था शुरू कर सकते हैं। तो इसके अलावा सोशल मीडिया पे अभी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अभी है ट्रेंड में। तो सोशल मीडिया पे हर एक इंसान को एक कम्युनिकेशन की टीम चाहिए होती है। उस कम्युनिकेशन की टीम में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम सोशल मीडिया कैसे हैंडल करें, सोशल मीडिया मैनेजर है, प्रोड्यूसर है, ये सारे बहुत अगर ऐसे देखें तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका अगर जानकारी रहे और उसमें बहुत इनकम है अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए। बिल्कुल। कहने का मतलब है कि अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपके पास बोलने की अच्छी शिक्षा है, आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। चुनने की जरूरत है और ये सीखने की जरूरत है कि केवल किताबें पढ़ करके और केवल सिर्फ ऐसा ज्ञान लेकर के जिससे आप रिसर्च वगैरह कर सकें, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये सारी चीजें बताने के लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, उनको अच्छी नहीं लगती है पढ़ाई। वेरी फ्रैंक, ऐसे 60% बच्चे हैं जिनको अभी पता नहीं है कि वो कितना अच्छा बोल सकते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, स्टेज पे नहीं चाहते हैं। और इनमें बहुत बड़ी कमी हमारी है, स्कूल, ये सबसे बड़ी कमी है
एक स्कूल की कि उनका अगर एक भी बच्चा स्टेज पे नहीं जा पाया है तो विद्यालय की सबसे बड़ी गलती। आपको इस चीज को मेक श्योर करना होगा कि हर एक बच्चे को इतना टाइम मिले कि वो स्टेज पे जाए और 500 आदमी के सामने कुछ बोल सके। अरे कल को वो बच्चा एक सॉफ्टवेयर बना लेगा तो सॉफ्टवेयर को पिच करने के लिए उसको आदमी हायर करना पड़ेगा। आपको जब तक ये स्टेज फियर नहीं जाएगा, आप बोलना नहीं सीख पाएंगे बेहतर, फिर तो आप कुछ भी कर लें, आपको तो लोग चाहिए होंगे, फिर ये मास कम्युनिकेशन वाले आएंगे आपसे बहुत सारा पैसा ले जाएंगे। तो आपको ये सिखाना होगा बच्चों को कि आप कैसे बेहतर बोल सकते हैं, ये एक फील्ड है। तो ये बोलियां जो है ना, वो जब पहले सवाल किसी बच्चे का एक सवाल आता है तो कभी रोकना नहीं चाहिए, बिल्कुल खुले मतलब उनको देना चाहिए, बिल्कुल जो भी सवाल पूछना है। बिल्कुल क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है हर एक बच्चे के लिए, तो चाहे वो स्कूल हो या घर पे हो, चाहे आप अपने शिक्षक से आप कुछ बोल रहे हैं या फिर अपने माता पिता से कुछ बोल रहे हैं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, आपको कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना है, लेकिन आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ही तैयारी करो, उसके लिए ही 2-3 साल तैयारी कर रहे हैं, आपका नहीं निकल रहा है, फिर आपका प्लान भी नहीं है, फिर आप उसमें ही आप एक वो हो जाता है फ्रस्ट्रेशन की, निकल नहीं रहा है, फिर आप डिप्रेशन की बहुत सारी चीजें आती हैं। बिल्कुल ये वहीं से शुरू हो जाता है। अगर आप कुछ और कैरियर चूज करना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बैठा के समझाओ कि मुझे ये करना है, मैंने ये मतलब इसमें मैंने ये देखा है, मैंने ये प्लान बनाया है और मुझे इसी में आगे जाना है। और पेरेंट्स को एक रिजल्ट चाहिए होता है। आप अगर रिजल्ट देंगे, वो रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, तो अगर पेरेंट्स देखेंगे तो वो आपको उस स्टेप में आपको जाने देंगे। तो वो जो डिप्रेशन या फिर जो चीज़ और भी चीज़ों की जो शुरुआत होती है वहाँ से, वो वहीं रुक जाएगी जब आप अपने पेरेंट्स को बैठा करके बताएंगे ये चीज है। मतलब और रिजल्ट केवल एक मनी ही नहीं है, अगर वो देख रहे हैं कि हाँ सच में मेरा बच्चा इस फील्ड में अच्छा कर रहा है और आगे जाके इसमें बेहतर लाइफ हो सकता है, तो वो जरूर उस चीज पर सुने। बिल्कुल, और पेरेंट्स के लिए भी ये हिदायत है कि आप अपने बच्चों की सुने। बच्चे गलत होते हैं और आप सही हैं, ये आपकी सोच सही है बिल्कुल कि आप हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, लेकिन जमाना बदल रहा है और उन बच्चों की मन की बात सुनने से आपको ये लाभ होगा कि वो बच्चा भी आपका रहेगा, उसकी खुशी भी आपकी रहेगी, उसमें आप भागीदार भी रहेंगे। एक ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, ये जो कम्युनिकेशन गैप माँ बाप और बच्चों के बीच का हो जाता है, ये बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें करने से रोक देता है जो वो कर सकते थे। या तो फिर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो घर से भाग करके कुछ कर गए, तो उसमें बाकी बच्चों को ये चीज उनको लगता है कि हाँ ठीक है, एक बच्चा भाग करके अच्छा कर गया है तो हम भी कुछ कर जाएंगे, लेकिन 90% बच्चे उसमें बर्बाद। 100 प्रियश्वरा नहीं, एक प्रियश्वरा है जिसने एक थोड़ी सी लड़ाई लड़ी, अपने पापा को ये बस दिलासा दिलाया कि पापा हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो इस चीज का भरोसा दे करके गलत कामों करने के लिए भी उतरी हैं और गलत भी हुआ है उनके साथ, और वो भी आज के डेट में सेटल्ड नहीं है, परेशान। लेकिन अगर आप दोनों तरीके से, जिस तरह से आपके माँ बाप ने आपके ऊपर भरोसा बनाया और आपने उसी भरोसे को हथियार बना करके इस दुनिया से लड़के आप वहां पहुंचे, ये दोनों चीजें जब एक साथ होती हैं ना तो परिवार बनता है और बहुत बेहतर होता है। आपका विरोध भी कारगर था, उनका रोकना भी कारगर था। आपके मन में इस बात की चिंता भी थी कि हाँ पापा क्यों रोक रहे थे, आपको बड़े होकर के समझ में भी चीजें आएंगी क्या कारण है, कोई भी रोक देता है क्या कारण है, आपको ये समझ में आए कि समाज को चेंज की जरूरत है, ताकि किसी के भी पापा किसी की बेटी को इसलिए ना रोकें कि बेटा तुम अवार्ड लेने मत जाओ। इस समाज को बदलाव की जरूरत है, तभी तो ये बिहार यूथ फॉर चाइल्ड राइट्स है। अगर उन बच्चों को सही अधिकार मिलेगा, उनको सही शिक्षा मिलेगी, तो किसी भी बेटी का बलात्कार नहीं होगा और किसी भी बाप को इस बात की चिंता नहीं होगी कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है। खुला माहौल है, जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे चिंता नहीं। तो ये हमें और आपको मिल करके एक ऐसा भारत बनाना है जहाँ किसी बाप को इस बात की चिंता ना हो कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, चाहे कोई भी हो, बेटा हो बेटी। इस चीज के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम भी चाहते हैं आपसे, आपके साथ जुड़ के, और आपके जो आप ये एनजीओ चला रहे हैं, इसमें हमारे तरफ से भी बच्चे जाएं, कुछ सीखें जो स्किल्स आप सिखा रहे हैं, और आपकी तरफ से लोग जो आकर के सिखाना चाहते हैं, तहे दिल से स्वागत है आपका, आए आप विद्यालय में सिखाएं। और मैं आशा करूंगा कि ये जो हम लोग
के विचार मिले हैं, जो हम लोग बैठे हैं, इससे बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ लाभ मिले। आगे बढ़ते हैं हम चर्चा करेंगे, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट। आपके मुंह से भी पिछले दिनों भी मैंने, जब हम लोग बैठे थे तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी जगहों पर काम आती है। उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक तो ये हमारा कम्युनिकेशन हो गया, और कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जो बच्चों को हेल्प करती है? जब मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करती हूँ, जिसके साथ साथ मैं स्किल की भी बात करती हूँ। तो जब स्किल की बात होती है तो दोनों तरह के स्किल होते हैं, एक होता है सॉफ्ट स्किल और एक होता है हार्ड स्किल। सॉफ्ट स्किल हो गया मतलब जैसे कम्युनिकेट करना, कि मैं अगर किसी से मिल रही हूँ, कोई से बात कर सकती है, कहीं मुझे अपना प्रोजेक्ट या आइडिया पिच करना है कर सके, या कहीं जा रहे हैं तो हम एक अपना नेटवर्क बना सके, कनेक्शन बना सके। तो कम्युनिकेशन के अलावा एक लीडरशिप होती है कि अगर मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे कुछ दिया गया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, तो मैं उसको लीड कर सकूँ, वो एक नेतृत्व करने की क्षमता। तो ये सारे सॉफ्ट स्किल में आ जाते हैं, लिखना और बाकी, जिसमें मेजरली मैं दो चीज को मानती हूँ, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें भी उसमें आती हैं। टेक्निकल और हार्ड स्किल में आपको आ जाता है कंप्यूटर स्किल है, आपको अच्छे से वर्ड आना चाहिए, आपको अच्छे से पीपीटी बनाने आना चाहिए, या फिर आपको अच्छे से एक्सेल। अगर आपको कंप्यूटर पे नहीं आ रहा है तो आपको सोच दें। जब मैंने शुरुआत किया था तो मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मैं अपने फोन से नहीं करती थी। फोन में गूगल डॉक्स है, गूगल सीट है, तो उस पे उस तरह का, जब उस लेवल का भी वर्क हो जाता है, शुरुआत कीजिए। आप जब अर्निंग करना शुरू कर दोगे तब आप ये, तो इस तरीके से ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में नहीं होता है। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, एथिकल थिंकिंग या फिर इस तरीके की चीजें आपके सिलेबस में नहीं होती है, लेकिन वो आपका स्कूल और आपकी उस पर निर्भर करता है, आपके माता पिता पे निर्भर करता है कि वो आपके अंदर कितना इन सारी चीजों को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के सीरियस है, और वो माहौल मिले जहाँ ये सारा जो स्किल है वो डेवलप हो सके। इसके बाद जैसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं बच्चों को, जैसे आपने बताया कि फेलोशिप प्रोग्राम्स में मिलते हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए, दो चार एग्जाम्पल हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं, कुछ आपके मन में एक सोच है, तो आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो अब स्किल तो हो गया, स्किल पे काम कर रही। स्किल में लाइफ स्किल्स भी होता है। मुझे लगता है कि जैसे लाइफ स्किल में हो गया कि खाना बनाना जनरली ऐसा होता है कि लड़कियों को ही सिखाया जाता है, लड़कों को नहीं सिखाया जाता है, जबकि ये बेसिक लाइफ स्किल है। तो बेसिक स्किल के अलावा एक्सपोजर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपोजर होना यानी कि जब मैं बात कर रही हूँ कि इन तरह की जब मैं बात कर रही हूँ कि इतने तरह की जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करना क्यों जरूरी है। बहुत बार लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या होगा, बच्चा जाएगा एक सर्टिफिकेट लेके आ जाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन उस सर्टिफिकेट को देने के लिए इस बच्चे ने कितनी मेहनत की, उसने एक नोट बनाया, उस बुक को रीड किया, उस बुक की चीजों को मैनेज किया। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, सोच का और लीडरशिप का। तो एक्सपोजर कैसे मिलेगा? वो एक्सपोजर तब मिलता है जब इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज में वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब अगर साइंस बैकग्राउंड से कोई है तो प्रोजेक्ट कंपटीशन जो होते हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हो रहे हैं या फिर नेशनल लेवल पे हो रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट करवाना। स्कूल को ये मेक श्योर करना कि इस तरह की जो भी कंपटीशन आ रहे हैं उसमें वो बच्चों को इन्वॉल्व करे और पार्टिसिपेट करने के लिए सपोर्ट करे। तो जैसे अटल एक अटल लैब है, थिंकिंग लैब है, उसमें बच्चे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा इंस्पायर अवार्ड है, उसमें बच्चे ये स्पोर्ट चिल्ड्रन के लिए है, उसमें जुड़ सकते हैं। फिर नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस होता है, उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई उसके अलावा अगर जैसे कोई ऐसा है जिससे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में रुचि है, तो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं। अगर आप अपने स्कूल में कम्युनिकेशन या फिल्म मेकिंग को लेकर के वर्कशॉप वगैरह करवाते हैं तो बच्चे इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
फिल्म फेस्टिवल्स के अलावा आपको फेलोशिप्स होते हैं, फेलोशिप्स दिया जाता है जिसमें पूरा एक ट्रेनिंग जैसा होता है। अगर आप स्कूल चिल्ड्रन हैं तो आपके लिए एक ऐसा प्रोफेशनल एक्सपोजर होता है जहाँ पे आपको एकदम बेसिक से आप कैसे कोई चीज शुरू कर सकते हैं और उसके बाद उसको कैसे आगे ले जाया जा सकता है। अलग अलग विषय का अलग अलग फेलोशिप होता है। सोशल सेक्टर यानी कि अगर भाई समाज में कुछ बदलाव के लिए काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फेलोशिप अलग होते हैं, रिसर्च वाले फेलोशिप अलग होते हैं। और जब आप यूथ फेज पे जाती है, जब आप स्कूल से निकल के जब कॉलेज में जा रहे हो तो इसमें और ज्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। गांधी फेलोशिप है, फिर अलग अलग कंपनीज हैं, सारे कंपनीज का अपना फेलोशिप चलता है, जितने ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं सबका फेलोशिप चलता है। जैसे अशोका का भी बात हो रहा था, अशोका का भी फेलोशिप चलता है। उसके अलावा एक YLAC है, उसका फेलोशिप चलता है, भी बेनिफिट है, एक बेनिफिट सॉल्व इंडिया है। उसके थ्रू वो स्मॉल एक्शन भी इम्पैक्ट वो सिखाते हैं कि कैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे घर में एक नल से पानी टपक रहा है तो अगर कोई एक ये भी इनिशिएटिव लिया, कई बार होते हैं बड़े लोग छोड़ देते हैं कि पैसा लगेगा, लेकिन अगर आप एक देखते हो कि नहीं वो पानी गिर रहा है या नहीं पानी बर्बाद हो रहा है, और आप इस नल को ठीक करवाने के लिए घर में बात करते हो तो ये एक स्मॉल एक्शन कितना बड़ा इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरीके के अगर कुछ ऐसे होते हैं उसके लिए भी फेलोशिप मिलते हैं। तो कॉलेज लेवल पे ये फेलोशिप स्टाइपेंड बेस्ड होता है और आपको पूरा एक प्रोफेशनल एक्सपोजर देता है कि आप इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जा करके काम करें। 1 साल का होता है, 6 साल का होता है, 2 साल का होता है और अच्छा खासा मतलब पेड अमाउंट रहता है। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे ग्रांट्स इन फेलोशिप के थ्रू दिया जाए। और इसके अलावा जब मैं ऐसा भी होता है कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि आप किस इवेंट्स में, जो बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके बहुत सारे टॉक होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि क्या हुआ, लोग आए बात करके चल गए, क्या मतलब क्या फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको एक इन्वॉल्वमेंट मिलता है, एक नया सोच मिलता है और आप ज्यादा लोगों से मिलते हो तो जानते हो कि आप जो सोच रहे थे वो गलत था या यहाँ जो बात हो रही थी वो सही है। तो वो कहीं ना कहीं कंसल्टेशंस, वर्कशॉप में बच्चों को, अगर आपके पास इनवाइट आता है किसी NGO की तरफ से या किसी गवर्नमेंट की किसी प्रोग्राम के लिए कि बच्चे अगर वहाँ बुलाते हैं तो आई थिंक उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए। बच्चों को ऐसे इवेंट, कंसल्टेशन या वर्कशॉप में इन्वॉल्व करने से ये होता है कि जो ये डिग्री हुई क्या है, घर से स्कूल से घर, ये एक 4 दीवारी है। तो इस 4 दीवारी की बाहर क्या चीजें कैसे हो रही हैं, उस माहौल से एक एक्सपोजर मिलना और वहीं से फिर उनका एक प्रोफेशनल एक्सपोजर भी होता है। अब मैं केवल घर से स्कूल करके एक ही बार चली जाऊंगी जॉब इंटरव्यू में, तो वहाँ पे तो मुझे बहुत डर लगे हुए हैं, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट मेरा नहीं हो पाया है, तो मेरी एक समझ नहीं बन पाई है। लेकिन जब हम ऐसे जाते हैं, किसी हॉल में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने सेम एज के भी माइंडसेट से मिलते हैं, तो ये लगता है कि हाँ मैं करूँ, जी सामने जो मेरा साथी है वो कहाँ। तो 3-4 चीजें तो मुझे लगती है। एक तो कनेक्शन बनता है, नेटवर्किंग होता है। अगर आप किसी भी कंसल्टेशन वर्कशॉप या इवेंट पे जाते हो, चाहे आप पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हो या फिर जैसे हम काम करते हैं PYC, जिस तरीके से आप पूरे बैकग्राउंड में रखते हो उस इवेंट को मैनेज करने के लिए, तो उसमें एक तो आपका खुद का कनेक्शन डेवलप होता है, नेटवर्क डेवलप होता है कि वहाँ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए थे आप इन सारे लोग से लिंक हो सकते हो। उसके बाद आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस डेवलप होता है कि हाँ अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी गई है तो उसे मुझे कैसे पूरा करना है। फिर लीडरशिप, एक अच्छा लीडरशिप का स्किल आता है कि किसी चीज को कैसे नेतृत्व करना है और आगे आके फ्रंट में आकर के। बहुत बार हम लोग ऐसे देखते हैं स्पीच पे भी बोलने से हम लोग कतराते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए वो लीडरशिप का वो है कि मुझे स्पीच पे जाके बोलना है, लीड लेना है, तो लीडरशिप आती है। उसके अलावा प्रोफेशनल एक्सपोजर, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, मिलता है। इसके अलावा आपको
क्या माइंडसेट है। अगर मैं सोच रही कि लड़का है, लड़का ज़्यादा ताकतवर होगा, लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, तो हो सकता है कि मैं उस इवेंट में जाऊंगी तो ये माइंडसेट सिर्फ बदलेगा कि नहीं, लड़का हो या लड़की हो दोनों एक बराबर है। या फिर कई बार ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें घर पे बात नहीं होती है, या स्कूल में भी किसी कारण से अगर बात नहीं हो पाए तो वो चीज़ वहाँ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल पीरियड्स के बारे में मुझे इस तरीके के कंसल्टेशन से पता चला था कि किशोरावस्था में बहुत बदलाव आते हैं। तो इस तरीके का जो कभी कभी न्यू और सही इंफॉर्मेशन भी, मतलब अगर सही कंसल्टेशन में जा रहे, जैसे विशेष के कंसल्टेशन में जा रहे या और भी किसी कंसल्टेशन में जा रहे हैं, तो वहाँ से कई बार सही इसका कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है। तो एक पूरा बाहरी दुनिया देखने को मिलता है और एक क्या बोलते हैं हेल्दी कंपटीशन भी आता है। मेरे आसपास के लोग ना कुछ कर रहे हैं तो मैं भी ये चीज कर सकती हूँ, एक मोटिवेशन मिलता है। अब आज के सभा का एक आखिरी सवाल है मेरे पास कि जैसे मैंने नोट करके रखा था बहुत देर से कि मैं आपको लास्ट में पूछूंगा कि बच्चों को ये कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कैसे वो बच्चे अपने आप को ग्लोबली स्टेबल कर सकते हैं जैसे आपने किया, वैसा क्या करें अपनी किशोरावस्था में, एडोलसेंस में क्या शुरू करें करना, बेसिक कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स, जैसे वो स्कूल में रहते हुए ऐसा क्या क्या करें, छोटी छोटी चीजें जिनसे उनको आगे चल के ग्लोबली एक रिकॉग्नाइजेशन मिले, उनको भी शायद एक अवार्ड मिल जाए। सबसे पहले तो अगर के मन में कुछ भी जिज्ञासा आ जाए तो इसमें खत्म नहीं करनी चाहिए, तो जिज्ञासा के पीछे लगे रहना चाहिए। अगर तुमको लग रहा है कि मैं अपने स्कूल में कोई ऐसा क्लब खोलना चाहता हूँ जो कि इन्वायरमेंट पे काम करेगा, या फिर मैं कुछ ऐसा क्लब खोलना चाहता हूँ जो कि जेंडर इक्वालिटी पे काम करेगा, तो अगर कुछ ऐसा आपके मन में थोड़ा भी ऐसा आता है तो एकदम जिते नहीं करो, जाकर के बात करो, अपने टीचर से बात कर सकते हो, या फिर आपके आसपास जो फ्रेंड्स है, तब टीचर से पहले आप अपने दोस्तों से बात करो कि मुझे ये चीज समझ करना है और मैं ये करना चाहता हूँ। तो कभी भी ना अगर आप कुछ सोच रहे हो उसको वही बंद करो, अपनी सोच को आगे लेकर के जाओ। और दूसरा, एक लिंक से दूसरा लिंक जुड़ता है, तो अगर इसके बाद आप जितने ज्यादा इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज, ये एक स्कूल का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि मुझे वो इंफॉर्मेशन मिला का मुझे किसी ने दिया नहीं, उस टाइम तक मोबाइल फोन आ गया था, तो मैं सोशल मीडिया में थी, तो मेरी से एक बड़ी दीदी बोल रही, उनको ये अवार्ड मिला था, तो फिर मुझे मैं भी को मिला तो मुझे भी ये मिल सकता है। तो फिर मैंने उसको और सर्च किया कि ये क्या है, फिर सर्च करके मैं उसमें मतलब अप्लाई की। तो ऐसे तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप करना चाहते हो तो उसके पीछे एकदम लग जाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो यूथ है या जो बच्चे हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो सोच रहे हैं हम उसमें लगे, कंटिन्यूटी। और एक चीज़ और की, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं BYCR को लेके 2018 से काम कर रही या 2017 से काम कर रही, तो बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीना में चीज को कर लिया फिर रोक दिए। कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है कि आप जो सोच रहे हो उस फील्ड में कंटिन्यू रहना। तो ये जो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। इसके अलावा स्कूल कैसे सपोर्ट कर सकता है? स्कूल ऐसे सपोर्ट कर सकता है कि वो इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज का लिस्ट तैयार कर सकता है और वो अपॉर्चुनिटीज वो स्कूल में ला सकता है और बच्चों तक पहुंचा सकता है। मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी स्कूल से नहीं मिली थी और मैंने अपने से ढूंढ करके उन सारे अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई किया था। और बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स है जो मुझे अब पता चले। फॉर एग्जाम्पल एक राइज स्कॉलरशिप है जिसमें बच्चे का पूरा शुरू से लेके पूरा हायर एजुकेशन तक, तो जब आप आउट ऑफ इंडिया जाकर के पढ़ सकते हो, आपका जो कोई खर्चा है पढ़ाई का अच्छे स्कूल में वो सारा का सारा वो उठा दें। इवन आप एक एज के बाद वो आपको स्टाइपेंड देते हैं ताकि आपकी फैमिली को भी जो है सपोर्ट मिल सके। मतलब अगर आप यूथ फेज में है, कॉलेज में है, तो इस तरीके का जो स्कॉलरशिप्स है तो उससे स्कूल को भी फायदा होगा और बच्चे को भी फायदा होगा। उसमें सारा एक्सपेंस ट्रैवल से लेके सारी चीजें जो है वो उस स्कॉलरशिप के तहत उठाई जाती है। उसके अलावा HCL जो है उसके बहुत सारे
ऐसे प्रोग्राम्स है जिसमें वो स्कॉलरशिप देते हैं। फिर अब कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो फुल स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें से एक अशोका यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो तरीका बहुत है, रास्ते बहुत है, बस उस रास्ते को ढूंढना है। और इसमें स्कूल भी मतलब इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज को उन तक लाए, क्योंकि मुझे बहुत पछतावा होता है कि मुझे वो चीज़ पता नहीं थी। अगर मुझे वो पता रहती तो हो सकता मैं आज और कहीं भी होती। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेश्वरा जी। और मैं इस बात का वादा करता हूँ आपसे कि मेरे विद्यालय का कोई बच्चा ये बात नहीं बोलेगा कि काश मुझे स्कूल में ये पता होता, क्योंकि हम दोनों मिलकर उन सारे बच्चों को ये चीजें बताएंगे और जितनी भी चीजें हम कर सकते हैं विद्यालय की तरफ से हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहें और भी बहुत सारे पॉडकास्ट को देखने के लिए। धन्यवाद, प्रणाम।